हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम रिवाइज करेंगे अपना पूरा टॉपिक मनी। तो मनी की बहुत सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम मनी के पूरे टॉपिक को दोबारा से अच्छे से रिवाइज करेंगे और आप अपने नोट्स में इनको रिविजनरी तौर पर जरूर लिखें सो दैट एग्जाम के टाइम पर इन्हें गो थ्रू करने पर आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो बच्चों शुरू करते हैं हम मनी की सबसे पहले परिभाषा से। तो मनी की डेफिनेशन कुछ इस तरह से थी कि मनी इज व्हाट मनी डज, यानी कि मनी वो है जो मनी करता है। और कहीं ना कहीं मनी जो है वो चार पर्पस सॉल्व करता है। क्या क्या? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी जो है वो एक्सचेंज का एक माध्यम होता है। दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यू, आज हम किसी भी चीज की वैल्यू निकालते हैं वो मनी के टर्म्स में निकालते हैं, चाहे ये पेन हो, चाहे ये शर्ट हो, चाहे मोबाइल फोन हो, कुछ भी। स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि हम अब अपनी वेल्थ को स्टोर कर पाते हैं बड़ी इजीली मनी के टर्म्स में। एंड फोर्थ, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी कि हम इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर पाते हैं मनी के टर्म्स में, हम क्रेडिट फैसिलिटीज ले पाते हैं मनी के टर्म्स में। तो आज मनी ने हमें बहुत सी सुविधाएं दी हैं। इसके बाद शुरुआत ऐसे हुई थी कि शुरू में बार्टर सिस्टम हुआ करते थे इकोनॉमीज के अंदर। बार्टर सिस्टम में, जिसको हम सीसी इकोनॉमी यानी कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी बोला करते थे, जहां पर गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। लेकिन बार्टर सिस्टम के, जैसे कि जानते हैं, कि बहुत सारे ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस थे जिनकी वजह से ही फिर मनी का इवॉल्वमेंट होना शुरू हुआ। तो बार्टर में जो लिमिटेशंस थे वो थे एक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि हमें भी वही आदमी एक ढूंढना पड़ेगा जिसको हमारे सामान की जरूरत हो और उसके पास वो सामान हो जो हमें चाहिए। तो ऐसे दो लोगों का मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, इसके अलावा अगर मेरे पास पेन है और आपके पास गाड़ी है और हम एक्सचेंज कर लें तो आज हमें पता है कि ये वैल्यू में बहुत डिफरेंस है, लेकिन बार्टर के टाइम पे हमें ये वैल्यू का डिफरेंस नहीं पता होता था क्योंकि उस समय कोई कॉमन यूनिट नहीं था। तीसरी डिफिकल्टी, जो आज हम इंस्टॉलमेंट में या फ्यूचर में क्रेडिट पर पे कर देते हैं, वो बार्टर के सिस्टम में ऐसी सुविधा नहीं थी। चौथी डिफिकल्टी, बार्टर सिस्टम में हम इजीली स्टोर भी नहीं कर पाते थे वेल्थ को, या ट्रांसफर भी नहीं कर पाते थे। उस समय कमोडिटीज को संभाल के रखना बड़ा मुश्किल होता था। आज तो वेल्थ को क्रिएट करना हो या सेव करना हो तो इजीली मनी के टर्म्स में किया जा सकता है। तो इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से, बार्टर की इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से मनी जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, मनी जो है वो डेवलप हुआ। तो मनी के जो फंक्शंस हैं, ऑल्दो वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए कि पहले क्या समस्याएं थी और जिनकी वजह से मनी जो है वो आया, और मनी के फंक्शंस क्या हैं वो हैं। इसके बाद बच्चों बात करेंगे कुछ और अलग टॉपिक्स की जो हालांकि हमारे कोर्स में पूछने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी सेफ्टी मार्जिन के लिए हमें पता होने चाहिए। जैसे कि मनी के दो तरह के फंक्शंस माने जाते हैं, स्टैटिक फंक्शंस और डायनामिक फंक्शंस। स्टैटिक फंक्शन वही होते हैं जो बेसिक हमने शुरू में चर्चा करे, जैसे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू या स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। लेकिन डायनामिक फंक्शंस वो होते हैं जो प्रैक्टिकली इकोनॉमी में चल रहे होते हैं। जैसे कि आज एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी के साथ डील करती है, क्यों कर पाती है? मनी की वजह से। तो ऐसे प्रैक्टिकल फंक्शंस को हम डायनामिक फंक्शंस बोलते हैं, तो जो किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। तो इट इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक फंक्शन। इसके अलावा बच्चों मनी के कुछ टाइप्स भी होते हैं जो सिर्फ हमें पता होने चाहिए ब्रीफ नॉलेज के लिए। जैसे कि एक होता है फिएट मनी या फिड्यूशरी मनी। फिएट मनी वो होता है जो सरकार के, गवर्नमेंट के ऑर्डर से बनता है। फिड्यूशरी वो मनी होता है जो दो लोग आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट करके ले लेते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल ऑर्डर से नहीं बनाया गया होता। जैसे कि चेक, मैंने आपको चेक दिया, आपने मेरे पे भरोसा करा, मुझसे चेक ले लिया, पेमेंट हो गई, लेकिन वो चेक जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई इशूड मनी नहीं है। तो फिएट मनी वो होता है जो सरकार के ऑर्डर से बनता है। फिड्यूशरी वो होता है जो ट्रस्ट पे, भरोसे पे बनता है। इसी तरह होता है फुल बॉडीड मनी या क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी उसे बोलते हैं कि सपोज ₹1 का सिक्का, कॉइन,
उस 1 रुपए के सिक्के को बनाने के लिए जो उसमें मेटल यूज हुआ है, जो धातु लगा है, वो भी 1 ही रुपए का होगा, तो उसको बोलते हैं फुल बॉडीड मनी, कि 1 रुपए का सिक्का है और उसको बनाने में भी 1 ही रुपए आया। लेकिन जो 10 रुपए का सिक्का है, उसमें जो मेटल यूज हुआ है वो सिर्फ है मान लो 2 रुपए का, तो 2 रुपए का मेटल है लेकिन उस सिक्के पे लिखा हुआ है 10 रुपए, यानी कि उसकी मनी वैल्यू उसकी बॉडी वैल्यू से ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट मनी। ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, इसीलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, फिएट मनी में लिखा है वो मनी जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी से इशू हो, जबकि फिड्यूशियरी मनी वो जो पेयर और पेई के आपसी भरोसे से डेवलप हो जाती है, तो उसको बोलते हैं फिड्यूशियरी मनी, इसको बोलते हैं फिएट मनी। फिएट मनी जो है वो सारे के सारे नोट्स या कॉइन्स होते हैं और लोग उसको लीगली बाउंड होते हैं एक्सेप्ट करने के लिए। यानी कि अगर आप मुझे कोई करेंसी नोट या करेंसी कॉइन दे रहे हो तो मुझे लेना पड़ेगा, मैं मना नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप मुझे चेक दे रहे हो तो मैं मना कर सकता हूं कि नहीं, मैं चेक नहीं लूंगा, मैं चेक तभी मानूंगा अगर मुझे आप पर भरोसा होगा, तो उसको बोलते हैं फिड्यूशियरी मनी। इसके बाद जो मैंने बताया फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी मतलब वो सिक्के 1 रुपए वाले सपोज जिनकी कमोडिटी वैल्यू उनकी मनी वैल्यू के बराबर है, तो 1 रुपए के सिक्के में उतना ही मेटल है जो 1 रुपए का है और उसकी मनी वैल्यू भी एक ही है। लेकिन क्रेडिट मनी का मतलब वो वैल्यू जिसमें मनी वैल्यू ज्यादा है, कमोडिटी वैल्यू कम है। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का जितने धातु से बनता है वो हो सकता है सिर्फ 2 रुपए का हो, लेकिन उसकी मनी वैल्यू उस सिक्के की है 10, तो उसको बोल देते हैं क्रेडिट मनी। दीज आर बेसिक परिभाषाएं। इसके अलावा पुराने जमाने में जो कॉइन्स यूज होते थे वो फुल बॉडीड मनी वाले हुआ करते थे, और आज के जमाने में जो कॉइन्स यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं क्रेडिट वाले होते हैं, जैसे 10 का सिक्का या 5 का सिक्का। इसके अलावा बच्चों कुछ और बातें हैं जो हमने ऑलरेडी अपनी बुक में भी पढ़ रखी हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मनी की सप्लाई क्या होती है। तो मनी की सप्लाई से पढ़ने से पहले ये कि मनी सप्लाई जो है वो एक स्टॉक वेरिएबल होता है, तो ये फ्लो वेरिएबल नहीं है, ये स्टॉक वेरिएबल होता है। इंपॉर्टेंट चीज, जो भी बातें मैं डिस्कस कर रहा हूं नोट्स बनाते रहना ब्रीफ, ठीक है। तो मनी सप्लाई हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि मनी सप्लाई का मतलब टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कि लोगों के पास एक पॉइंट पर जितना पैसा है उस पूरे पैसे को हम मनी सप्लाई बोलते हैं। टोटल स्टॉक ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड, लेकिन इसमें हमें किनका पैसा इंक्लूड नहीं करना, जो मनी के सप्लायर्स होते हैं उनका पैसा हमें काउंट नहीं करना। और मनी के सप्लायर कौन होते हैं? मनी के सप्लायर होते हैं प्रोड्यूसर्स, यानी कि कौन? एक तो गवर्नमेंट जो पैसा बनाती है, और दूसरे कमर्शियल बैंक्स, या जिनको हम बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी परिभाषा है मनी सप्लाई की जो याद रखनी है, कि मनी सप्लाई का मतलब जितना पैसा लोगों के पास है वो लेना है, लेकिन जो भी मनी सप्लायर्स के पास है वो नहीं लेना है। हमें सिर्फ लोगों का पैसा ही काउंट करना है, ना कि सप्लायर्स का पैसा काउंट करना है, उसे एक्सक्लूड करते हैं। अच्छा, फिर बढ़ते हैं आगे कि मनी सप्लाई का मेजरमेंट क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मनी सप्लाई को यानी मनी को मेजर करने के 4 बेसिक ऑल्टरनेटिव्स हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, M1, M2, M3, M4। लेकिन हमारे लिए डिटेल्ड में चर्चा करने का जो विषय रहता है वो M1 का रहता है। M1 जो है वो सबसे ज्यादा लिक्विड है और M4 जो है वो सबसे कम लिक्विड है। तो इसी ऑर्डर में लिक्विडिटी चलती है। M1 जो होगा वो सबसे ज्यादा लिक्विड होगा, यानी सबसे इजीली आप उसको निकाल सकते हो, यूज कर सकते हो, और M4 सबसे कम लिक्विड होगा जिसको निकालने में आपको बड़ा समय लगेगा। इसके बाद M1 के कंपोनेंट्स की बात करें तो M1 के कंपोनेंट्स होते हैं C, यानी कि करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जैसे आप और मैं, हमारे पास जो भी करेंसी कॉइन्स और नोट्स हैं वो। इसके अलावा DD मतलब हो गए जो कमर्शियल बैंकों में डिमांड डिपॉजिट्स लोगों ने रख रखे हैं। तो डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक। यहाँ पे 2 मिनट लेते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स कौन से होते हैं? करंट अकाउंट वाले, ठीक है, उन्हें बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। तो फिक्स डिपॉजिट्स नहीं, जो लोगों का पैसा बैंकों में रखा हुआ है, किसमें? डिमांड डिपॉजिट्स में। तो लोगों के जेब में पैसे, लोगों के करंट अकाउंट में, बैंकों में पैसे, एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI। कुछ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो अपना पैसा RBI के पास रखते हैं, तो उसे हम अदर डिपॉजिट्स विद RBI बोल देते हैं। हालांकि इनका
परसेंटेज बहुत कम होता है इन M1। तो मेनली M1 इज बेसिकली लोगों का पैसा जो उनके पास है या जो उनका करंट अकाउंट में बैंक में रखा हुआ है। तो दिस इज M1। तो M1 का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बन गया? M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। इसके बाद OD जो है यानी कि अदर डिपॉजिट्स, उसमें क्या इंक्लूड नहीं करना है, ध्यान से लिखना नोट्स में। तो OD डज नॉट इंक्लूड डिपॉजिट्स ऑफ द गवर्नमेंट विद RBI। ध्यान रखना, RBI के पास अदर डिपॉजिट्स रखने में हमें गवर्नमेंट का पैसा नहीं लेना, सिर्फ कुछ चुनिंदा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हीं का पैसा लेना है, गवर्नमेंट का पैसा नहीं लेना। या फिर जो कमर्शियल बैंक होते हैं, डिपॉजिट्स ऑफ द कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम विद RBI। तो अगर RBI के पास सरकार ने कुछ पैसे रखे हैं वो काउंट नहीं होंगे, और अगर कमर्शियल बैंकों ने कुछ पैसे रखे हैं वो काउंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि स्टार्टिंग में पढ़ा था मनी सप्लाई में सरकार का और कमर्शियल बैंकों का पैसा काउंट नहीं करना। ये दोनों कौन है? ये दोनों मनी के सप्लायर्स हैं। इसके बाद बात करते हैं कि मनी सप्लाई के अंदर सिर्फ हम नेट डिमांड डिपॉजिट्स ही लेते हैं। ये फॉर्मूले में भी मैंने डिस्कस करा था। जब डिमांड डिपॉजिट्स लिखते हैं तो उसके ब्रैकेट में लिखा होता है एक्सक्लूडिंग इंटर बैंक डिपॉजिट्स। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? इंटर बैंक डिपॉजिट्स बेसिकली ये होते हैं कि एक बैंक अपना पैसा दूसरे बैंक में रखवा देती है कई बार, तो उसको हम इंटर बैंक डिपॉजिट बोलते हैं। लेकिन जब हम नेट डिमांड डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो अगर एक बैंक ने अपने कुछ पैसे दूसरे बैंक में रखे हैं तो वो पैसों को कंसिडर नहीं करा जाएगा मनी सप्लाई में, क्योंकि वो तो बैंक का पैसा है और बैंक है मनी का सप्लायर, तो उसे हम मनी सप्लाई में नहीं लेंगे। तो हेंस डिमांड डिपॉजिट्स कौन से? सिर्फ नेट आर टेकन एज पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो ये छोटा पॉइंट है, लेकिन इस पे MCQ या ट्रिकी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, ध्यान रखना है। इसके बाद M2 के जो फॉर्मूले हैं, M3 और M4 के जो फॉर्मूले हैं, उनको डिटेल में याद नहीं रखना है, उनकी डिटेल्ड एनालिसिस पे नहीं जाना है, बट बेसिक आपको पता होना चाहिए अगर पूछ ले तो। M2 का फॉर्मूला होता है M1 जितना हमने ऑलरेडी पढ़ा प्लस डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट, तो उसको बोलते हैं M2। तो M2 बेसिकली क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा? M2 के अंदर आ गया M1, वो तो है ही है, साथ ही साथ जो भी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट के अंदर पैसा रखा हुआ है वो। फिर बात करें अगर M3 की, तो M3 होता है M1 प्लस, M1 तो आ ही गया, प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। टाइम डिपॉजिट्स का मतलब होता है FD, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो ध्यान रखना है। तो M3 के अंदर क्या कंपोनेंट्स आ गए? M1 तो आ ही गया, और M1 क्या था? लोगों का पैसा उनकी जेब में, लोगों का पैसा कहां? करंट अकाउंट में, और अदर डिपॉजिट्स विद RBI। तो उतना तो आ ही गया, साथ ही साथ कमर्शियल बैंकों के पास जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं लोगों के, यानी कि टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। इसके बाद बात करें M4 की, तो M4 का फॉर्मूला है M3 जो अभी पहले पढ़ा प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक्स। तो M4 क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा? जो हमने M3 पढ़ा उतना तो करेगा ही करेगा, और साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस के भी टोटल डिपॉजिट्स कंसीडर कर लेगा। तो सबसे कम लिक्विड होता है ये M4, और सबसे ज्यादा लिक्विड होता है M1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नैरो मनी और ब्रॉड मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो आमतौर पर M1 और M2 को नैरो मनी बोला जाता है, M3 और M4 को ब्रॉड मनी बोला जाता है। बट टू बी स्पेसिफिक इन एग्जाम अगर एक ही पूछे तो आप M1 को नैरो मनी ही बोलना और M3 को ब्रॉड मनी ही बोलना। बट जेनरिक भाषा में M1 M2 थोड़े नैरो होते हैं, M3 M4 थोड़े ब्रॉड होते हैं, माना यह जाता है। बाकी इनका डिस्टिंक्शन क्या है वो लिखा है कि इनका डिस्टिंक्शन सिर्फ टोटल मनी सप्लाई को मेजर करने के अलग अलग तरीकों पर होता है। M1 कुछ है, M2 कुछ है, M3 कुछ है, M4 कुछ है। M3 M4 थोड़े ज्यादा डिपॉजिट्स लेते हैं तो इसीलिए वो ब्रॉड हैं। M1 M2 थोड़े कम डिपॉजिट्स लेते हैं तो इसीलिए वो नैरो हैं। तो ये था बच्चों हमारा मनी का पूरा रिवीजन। तो आई होप आपको सारी बातें मनी की याद आ गई होंगी, और जो भी एडिशनल बातें डिस्कस करी उनको आप अपने नोट्स में जरूर रिकॉर्ड कर। चलो बच्चों, तो शुरू करते हैं मेरे साथ। बैंकिंग को अच्छे से रिवाइज करते हैं। अपना रजिस्टर निकाल लो
और जो भी पॉइंट आपको लगे कि रिवीजन के लिए लिखना है इंपॉर्टेंट तो लिख भी सकते हो, नहीं तो मैं सारी बातें खुद अपने साथ आपको रिवाइज करवाता रहूंगा। बच्चों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस वर्ड के साथ। फाइनेंशियल मतलब पैसा, इंस्टीट्यूशन तो मतलब संगठन। तो कुछ ऐसे संगठन जिनके पास पैसे ही पैसे हैं, जो पैसे से घिरे हुए हैं या जिनका काम पैसों से घिरे रहने का है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये टर्म सबसे पहले आई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मैं दो टुकड़ों में डिवाइड कर रहा हूं। एक को बोल रहा हूं बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, एक को मैं बोल रहा हूं बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, और दूसरों को मैं बोल रहा हूं नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। तो सर ऐसा भेदभाव क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों? इंस्टीट्यूशंस तो हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही हैं, तो इनमें दो भेदभाव क्यों करें? एक को आप बोल रहे हो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, एक को आप बोल रहे हो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, तो ये भेदभाव क्यों? तो अब आप अपना पहले हुनर का प्रदर्शन दिखाइए और कोई भी डिफरेंस जो आपको लगता है इन दोनों में है तो मुझे बताइए कि क्या डिफरेंस है दोनों में। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्या और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्या, इनमें क्या मेन फर्क है? इनमें क्या मेन फर्क है कि मैं इन्हें अलग बोल रहा हूं और इन्हें अलग बोल रहा हूं, जबकि दोनों का काम पैसों से रिलेटेड है। पैसा 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 पैसा, तो ये और ये अलग कैसे? वेरी 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 गुड, बस यही आंसर सुनना था, आज दिन बन गया। वेरी गुड, बस अब मैं देखूंगा ही नहीं, अब मुझे मेरा आंसर मिल गया। वेरी गुड। जो इंस्टीट्यूशंस लोगों के पैसे एक्सेप्ट करते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस लोगों का पैसा अपने पास रखते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं और उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, उन्हें बोलते हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। लेकिन ये लोग या ये इंस्टीट्यूशंस लोगों का पैसा या लोगों के डिपॉजिट्स अपने यहां पर नहीं रखते, ये अपने यहां पर डिपॉजिट्स नहीं रखते। आप इनके यहां पर जाकर अपने पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते। पैसा डिपॉजिट कहां करवाना पड़ेगा? बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में। हां, लोन देने की जहां बात आएगी तो लोन तो ये भी दे देंगे आपको और लोन तो ये भी दे देंगे आपको, तो लोन जहां मर्जी से ले लो। लेकिन अगर बात आएगी पैसा आपका रखने की, आपके डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की, तो वो करेंगे सिर्फ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। तो जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं बैंक, आम जीवन में बैंक, तो बैंक टर्मिनोलॉजी का मतलब ही ये है कि ये लोगों के पैसे लेगा भी और लोगों को लोन देगा भी। तो बैंक्स इन्हें बोलते हैं, लेकिन इन्हें बोलते हैं एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कॉरपोरेशंस, कुछ भी। ये लोगों का पैसा लेंगे नहीं, हां दे सकते हैं। जैसे मुझे दो एग्जाम्पल्स भेजना नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के, दो एग्जाम्पल्स कोई। ओके, और अच्छा वाला भेजो। अच्छा, हाँ एक अच्छा आया, अच्छे वाले भेजा करो, अच्छे एग्जाम्पल जो सुनते ही समझ आ जाए। ये समझना है कि
ऐसे एग्जाम्पल दो कि सामने नर्सरी का बच्चा भी बैठा हो तो वो समझ जाए। और हाँ, वेरी गुड, ये दो अच्छे आए। मुथूट फाइनेंस, हाथी बने हुए होते हैं। मन्नापुरम, अक्षय कुमार ऐड करता है। बजाज फाइनेंस, ये सब कंपनियां। तो ये सब कंपनियां आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगी। हां, आपको लोन दे देंगी या पैसों की आवश्यकता पड़ेगी तो पैसे दे देंगी, लेकिन उन्हें हम बैंक्स नहीं बोल सकते। तो दे आर नॉट बैंक्स। तो ये होते हैं बैंक्स। ठीक है, तो अब फटाफट थम्स अप भेजो कि इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। ओके ओके ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है, ओके, क्लियर। तो अब यहां से हमारा चैप्टर आगे बढ़ जाता है। अब हम चैप्टर के आगे आ जाते हैं, मतलब कि अब हमको पता चल गया कि बैंक्स क्या हैं। अब बच्चों, बैंक जो होता है, बैंक हमारा या आपका या किसी का भी सगा तो होता नहीं है। तो अब ये बैंक्स जो है, ये अपना प्रॉफिट कमाते कैसे हैं? ये क्या करते हैं कि इन्हें प्रॉफिट होता है? ये अपना प्रॉफिट कैसे कमाएंगे बैंक्स? तो बैंक्स जो होते हैं वो दो प्रकार के लोगों के साथ डील करते हैं। इन लोगों से वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, इनका पैसा अपने पास रखते हैं, इनके डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरे तरह के लोगों को ये लोन्स देते हैं, पैसा दे देते हैं जिन्हें पैसों की आवश्यकता है। तो कुछ पर्टिकुलर लोगों से ये डिपॉजिट्स लेते हैं और कुछ पर्टिकुलर लोगों को ये पैसा लोन पर दे देते हैं। ये इनका मेन फंक्शन है। अब जिन लोगों को लोन दिया उनसे ये इंटरेस्ट लेते हैं, उनसे ये इंटरेस्ट लेते हैं। अब उनसे ये इंटरेस्ट लेते हैं कितने प्रतिशत? मान लो 12%। और जिन लोगों ने अपना पैसा बैंक को दिया उन लोगों को ये इंटरेस्ट देते हैं, उन लोगों को ये इंटरेस्ट देते हैं मान लो 8%। तो बैंक जो होता है वो लोन दिए हुए पैसों पर 12% ब्याज लेता है और 8% ब्याज देता है। तो इसका मतलब बैंक ने बीच में अपना कितना कट रख लिया? बैंक में बीच में अपना कितना कट रख लिया? 4%। तो 12% ब्याज लिया, 8% ब्याज दिया, तो बैंक के पास कट आ गया 4%। इस बैंक के प्रॉफिट को एक स्पेशल टर्म दी जाती है। बताओ क्या? बैंक के इस प्रॉफिट को एक स्पेशल टर्म से नवाजा गया है। बताओ क्या? तो सर ये तो नहीं पता हमें, ये क्या होता है? तो तभी तो चर्चा हो रही है। तो ये तो किसी को भी नहीं पता। ये बताओ, बैंक ने प्रॉफिट कमाया, ये तो बात समझ आ गई है ना, या इनकम कमाई, ये तो बात समझ आ गई। लेकिन इसे बोलते क्या है? बैंक की इस प्रॉफिट को, या बैंक ने ये जो प्रॉफिट कमाया, ये जो प्रॉफिट बैंक ने कमाया, इसकी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है, इसे बोलते हैं स्प्रेड। SPREAD, स्प्रेड। उस पे लगाते हो ना, ब्रेड पर लगाते हो ना आप, चॉकलेट स्प्रेड। तो वैसे ही है ये, बैंक ने प्रॉफिट कमाया उसको बोलते हैं स्प्रेड, मुनाफा। हां, चलो, तो अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो मुझे बताना। अब मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन आए, 1 नंबर का क्वेश्चन आए कि स्प्रेड क्या है। बैंकों के लिए स्प्रेड का मतलब क्या, कि स्प्रेड क्या है? हां, स्प्रेड। तो स्प्रेड का मतलब है इंटरेस्ट चार्ज्ड
बाय बैंक अगेंस्ट लोन्स, यानी कि लोन्स के बदले बैंक ने जितना ब्याज लिया 12% माइनस इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक्स ऑन डिपॉजिट्स, और डिपॉजिट्स पर जितना ब्याज दिया यानी 8%। तो बस थम्स अप भेजो जल्दी से कि स्प्रेड समझ आ गया कि स्प्रेड क्या है। तो स्प्रेड है 4% बैंक का मुनाफा। हाँ ठीक है, तो ये बैंकों के कमाने का एकमात्र सोर्स होता है। तो इनकम सोर्स क्या है बैंकों के लिए? स्प्रेड। तो बैंक अपना मुनाफा कैसे कमाते हैं? ऐसे कमाते हैं कमर्शियल बैंक, तो इसे बोलते हैं स्प्रेड। ठीक है, तो सब बच्चों ने कहा क्लियर। चलो ठीक है जी। अब बैंक्स जो होते हैं, जब मैं खाली बैंक्स बोलता हूं तो हालांकि क्लियर करना चाहिए, बट बैंक्स को दो श्रेणियों में बांट दिया जाता है। एक को बोलते हैं कमर्शियल बैंक्स और दूसरे को बोलते हैं सेंट्रल बैंक। तो हर देश के अंदर एक होते हैं दादाजी यानी सेंट्रल बैंक, और एक होते हैं कमर्शियल बैंक्स, बहुत सारे बच्चे कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक्स जो हैं, इसके फंक्शंस वैसे हमें नहीं पढ़ने, लेकिन पता तो होने चाहिए ना। कमर्शियल बैंक्स जो हैं, इनके फंक्शंस वैसे हमें नहीं पढ़ने, अकॉर्डिंग टू सिलेबस डिटेल में नहीं पढ़ने, लेकिन पता तो हो कि कमर्शियल बैंक करते क्या हैं। तो कमर्शियल बैंकों का सबसे पहला और सबसे मेन काम होता है डिपॉजिट्स लेना, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। ये लोगों का पैसा लेते हैं, और जो ये लोगों का पैसा लेते हैं अपने पास, ओहो ये कैसी झोंपड़ी बन गई। जो ये लोगों का पैसा लेते हैं अपने पास, वो तीन तरह का हो सकता है। वो तीन तरह का हो सकता है। एक को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स वो होते हैं जिसमें आप जितनी बार पैसा डालना चाहो डालो, जितनी बार पैसा निकालना चाहो निकालो, कोई लिमिटेशन नहीं है, जितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन करनी है कर लो। तो इसीलिए इन्हें बोलते हैं चालू खाता। चालू खाता मतलब करते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो, जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन करनी है आप कर सकते हो। तो इन्हें बोलते हैं करंट अकाउंट। दूसरे होते हैं बिल्कुल इसके विपरीत, वो होते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो होते हैं, उसमें आप एक ही बार पैसा डाल सकते हो और एक ही बार पैसा निकाल सकते हो एक समय आने पर। तो इसीलिए इन्हें बोला जाता है टाइम डिपॉजिट्स या टर्म डिपॉजिट्स। इनकी अवधि फिक्स होती है कि आपने आज बैंक में पैसा डाला तो 1 साल बाद या 2 साल बाद या 5 साल बाद उसी टाइम पीरियड पे पैसा निकाल सकते हो। बार बार फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शन इस पर नहीं कर सकते। लेकिन इस प्रकार के डिपॉजिट पर, क्योंकि बैंक को पता है कि आप एक बार पैसे दोगे और अब 5 साल बाद आओगे, तो बैंक इस पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देता है हमें। इस पे हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है बच्चों, एफडी पर। और जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, तो बैंक को पता है कि आपने आज पैसे डाले हैं, हो सकता है 5 मिनट बाद दोबारा निकालने आ जाओ, तो इस वाले पर बैंक हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देता। कोई इंटरेस्ट नहीं देता इस पैसे पर। बैंक कहता है तुम पैसे दे तो रहे हो, लेकिन पता चला 5 मिनट बाद दोबारा निकाल के ले गए तो हमारा क्या हुआ। तो बैंक इस पर कोई इंटरेस्ट देता नहीं है। अच्छा, इन्हें बोला जाता है चेकेबल डिपॉजिट्स, क्योंकि आप किसी को भी चेक दे सकते हो, किसी को भी चेक दे दोगे वो आपके अकाउंट से पैसे ले लेगा, तो आप इन्हें बोल सकते हो चेकेबल डिपॉजिट्स। लेकिन इन्हें, एफडी को
आप किसी को अपनी एफडी का चेक थोड़ी ना दे सकते हो, क्योंकि एफडी तो एक ही बार टूटेगी या पैसे मिलेंगे मैच्योरिटी पर। तो इन्हें बोलते हैं नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स। तो इस डिपॉजिट को बोलते हैं नॉन चेकेबल और इसको बोलते हैं चेकेबल। अच्छा, अब क्योंकि ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम है, तो एक डिपॉजिट और होता है जिसमें दोनों के गुण होते हैं, थोड़े थोड़े दोनों के गुण होते हैं, उसे बोल देते हैं सेविंग्स डिपॉजिट। तो इसमें बैंक कहता है कि आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कितनी भी कर लोगे। एक लिमिट है कि महीने में मान लो 20 कर सकते हो बस, या महीने में 10 कर सकते हो बस। तो एक लिमिट होगी, लिमिट में करो, कर सकते हो। और इस पर बैंक कहता है कि क्योंकि आपका पैसा मेरे पास रहता है ज्यादातर टाइम पर, तो मैं आपको ब्याज दे दूंगा। तो इस पर जनरली 4% या 5% ब्याज बैंक हमको दे देता है। तो कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो 3 प्रकार के डिपॉजिट्स आमतौर पे अपने कस्टमर से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अब डिपॉजिट्स के नाम का भेजो थम्स अप। क्लियर 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 क्लियर। एक बच्चा पूछ रहा है एफडी में कितना इंटरेस्ट। एफडी में मिल जाता है मोटा मोटी मतलब मान लो 7.5 से 8, 8.5% तक, इतना मिल जाता है। वो भी मतलब थोड़ा गनीमत है, इतना मिल जाता है, लेकिन मिलेगा सबसे हाईएस्ट। चलो हम इस चैप्टर की, इस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे अभी, बाकी कोई भी बात अभी फिलहाल नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, अब कमर्शियल बैंकों का दूसरा मेन फंक्शन होता है ग्रांटिंग ऑफ लोन्स। ठीक है ना, उधार देना, लोन देना। तो ये अपने ग्राहकों को लोन्स भी देते हैं। अब हालांकि डिटेल अब हमारे कोर्स में ज्यादा है नहीं, तो मैं भी ज्यादा डीप में जाऊंगा नहीं। तो तरह तरह के लोन्स की फैसिलिटी हो सकती है जो कमर्शियल बैंक देते हैं, है ना, बहुत तरह की हो सकती है। कई बार बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा देते हैं, है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट। कई बार बैंक शॉर्ट टर्म लोन्स दे देते हैं छोटी अवधि के लिए। कई बार बैंक्स हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कर लेते हैं, बिल डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी दे देते हैं। कई बार बैंक्स हमें कैश क्रेडिट दे देते हैं, यानी कि उधारा दे देते हैं हमारे अकाउंट पर और कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती। तो इस तरह से बैंक जो है वो अलग अलग प्रकारों से या लॉन्ग टर्म लोन दे सकते हैं, अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमरों को लोन ग्रांट करते हैं। तो ये इनका दूसरा फंक्शन है कि ये लोगों से डिपॉजिट लेते हैं और लोगों को लोन्स देते हैं। डिपॉजिट लेने के भी 3 रूप रंग हो सकते हैं और लोन्स देने के भी अलग अलग प्रकार के रूप रंग हो सकते हैं। हालांकि हमें इन्हें डिटेल में एज पर कोर्स नहीं पढ़ना। अब ये बताओ कि बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में क्या डिफरेंस होता है। कौन बच्चा बताएगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में क्या डिफरेंस होता है? कौन बच्चा बताएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में क्या डिफरेंस होता है? तो सर ये क्या पूछ लिया आपने, ये क्या पूछ रहे हो आप हमसे? बताओ जी। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में क्या अंतर होता है? चलो सब अपना तुक्के मार रहे हैं। हाँ हाँ, सब इधर उधर के तुक्के मार रहे हैं। चलो अच्छा बता देता हूं।
ज्ञान के लिए बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं कि 12th में कोई क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन नॉलेज पर्पज से। बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, पहले मैं बैंक ओवरड्राफ्ट बता देता हूं, ठीक है ना। ये एक व्यक्ति है गोपाल, गोपाल ने बैंक में डिपॉजिट करे 100 रुपए, तो गोपाल के खाते में 100 रुपए आ गए। अब किसी दिन गोपाल आया बैंक में विड्रॉ करने, गोपाल ने कहा मुझे पैसे विड्रॉ करने हैं। तो कई बार बैंक जो होता है वो अपने अच्छे कस्टमरों को, वो कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पर, या कुछ कंपनी को जिन्होंने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करा रखा है, गोपाल भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, मतलब कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कॉर्पोरेट भी हो सकता है, तो उसने अपना पैसा डिपॉजिट कराया बैंक में। अब वो जब विड्रॉ करने आया तो उसने कहा कि मैं 120 रुपए विड्रॉ करना चाहता हूं, तो बैंक कहता है ठीक है कर लो, तुम्हारे खाते में 100 रुपए हैं, लेकिन तुम ज्यादा विड्रॉ कर लो, ले जाओ। तो इसे तो बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, कि 20 रुपए हमने एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिए, दिस इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है बैंक ओवरड्राफ्ट का। अब कैश क्रेडिट क्या होता है? कैश क्रेडिट जो होता है बच्चों, वो आमतौर पर किसी कंपनी को दिया जाता है, वो किसी कंपनी को दिया जाता है, मान लेते हैं रिलायंस। अब रिलायंस कंपनी जो होती है वो क्या करती है, वो अपना कोई करंट एसेट गिरवी रखवा देती है, गिरवी बैंक के पास, और मान लो उसकी वैल्यू जो मर्जी है, उससे हमें मतलब नहीं है, मान लो है 10 लाख रुपए। तो रिलायंस कंपनी कहती है कि ये करंट एसेट जो है ये आप रख लो अपने पास, लेकिन मुझे रोजमर्रा के काम के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, और तुरंत पैसा चाहिए, मैं 3 महीने बाद लौटा दूंगा, ऐसे रिलायंस कंपनी कहती है। तो बैंक क्या करता है, बैंक रिलायंस कंपनी को एक शॉर्ट टर्म, छोटी अवधि का लोन देता है, छोटी अवधि का क्या देता है, लोन देता है रिलायंस कंपनी को। और किसके बदले में दिया? एक प्रकार से उसने अपना करंट एसेट गिरवी रखवाया था, इसके बदले में उसको शॉर्ट टर्म लोन देता है, और ये लोन डे टू डे वर्किंग के लिए देता है, यानी इसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लोन कहते हैं। अब वर्किंग कैपिटल मत पूछ लेना कि सर ये क्या होती है, ये आगे सीखना है, इसके लिए जिंदगी पड़ी है अभी, लेकिन ये समझ लो रोजमर्रा के काम के लिए पैसा देती है। तो इस रोजमर्रा के काम के लिए जो शॉर्ट टर्म लोन दिया बैंक ने अगेंस्ट दिस सिक्योरिटी, तो दिस लोन इज नोन एज, इसे बोलते हैं कैश क्रेडिट। चलो ठीक है ना, तो आपका ज्ञान बढ़ा दिया मैंने बच्चों, इसे बोलते हैं कैश क्रेडिट। तो जिस जिसका ज्ञान बढ़ गया तो भेजो थम्स अप। ठीक है, तो है ये लोन, लेकिन करंट एसेट की सिक्योरिटी के बदले में और रोजमर्रा के कामकाज के लिए, बस। चलो ठीक है, बढ़िया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, इसके अलावा भी बैंक के कुछ छुटमुट फंक्शन हैं, लेकिन बैंक का जो सबसे मेन फंक्शन है वो है क्रेडिट क्रिएशन, यानी पैसा बनाना। इन्हें फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं, कमर्शियल बैंकों को कहते हैं फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट। ठीक है जी, क्रेडिट का मतलब है पैसा, ये पैसा बनाने की मशीनें हैं, ये पैसा बनाने की फैक्ट्रियां हैं कमर्शियल बैंक पैसे से पैसा बनाते हैं। तो अब इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे बच्चों, आप ध्यान से बस मेरी बातें सुनते रहना, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले 2 कॉन्सेप्ट समझते हैं। कमर्शियल बैंक के पास जब कोई डिपॉजिट आता है, मान लेते हैं 1000 रुपए,
तो बैंक उस डिपॉजिट में से सारा पैसा लोन की तरह नहीं दे सकता। जब बैंक के पास कोई डिपॉजिट आता है तो उसमें से वो सारा पैसा लोन की तरह नहीं दे सकता, उसमें से कुछ पैसा अलग रोक लिया जाता है। तो मैं मान लेता हूं 20%। तो 20% अलग से रोककर जो रिमेनिंग 800 रुपए हैं उस डिपॉजिट में से वो लोन के प्रकार से लोन की तरह दिए जा सकते हैं। अब इस 20% को भी दो भागों में बांट दिया जाता है। एक भाग होता है जो कमर्शियल बैंक अपने ही पास रखता है, मान लेते हैं 8%, और बचा हुआ भाग वो आरबीआई को दे देता है, यानी दादाजी को दे देता है, मान लेते हैं 12%। तो कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा 80 रुपए और दादाजी को दे देगा 120 रुपए। तो 1000 रुपए का अगर आप ब्रेकअप देखो तो 1000 रुपए में से 80 कमर्शियल बैंक के पास हैं, 120 दादाजी के पास हैं और बचे हुए 800 उसने लोन में दे दिए। तो जब भी बैंक के पास डिपॉजिट आता है पैसा, तो उसके आप मान लो कि 3 बाइफरकेशन हो जाते हैं। थोड़ा सा बैंक अपनी अलमारी में रख लेता है, थोड़ा सा दादाजी के पास रख देता है और बचा हुआ वो लोन दे देता है, जो उसका काम है। तो जो वो अपने पास रखता है उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब इसे लिक्विडिटी रेशियो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो 80 रुपए बैंक ने अपनी अलमारी में रखे हैं, ये किसी लिक्विड एसेट के फॉर्म में होने चाहिए। भाई पता चले बैंक कह रहा है कि मैं ऐसा करता हूं, मैं 80 रुपए का ना वो खरीद लेता हूं, एक घड़ी खरीद लेता हूं 80 रुपए की और वो अलमारी में रख दूंगा, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। उसको ये 80 रुपए किसी लिक्विड एसेट के फॉर्म में ही रखने पड़ेंगे। और सर लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? लिक्विड एसेट्स या तो है नकद, या है सोना, और या फिर है अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मतलब समझ लो शेयर्स वगैरह, लेकिन गवर्नमेंट के, या बॉन्ड्स या डिबेंचर्स वगैरह सरकारी। ये आपको अकाउंट्स वाले सर समझाएंगे डिटेल में, तो ये अकाउंट्स वाले सर से डिटेल में समझ लेना बाद में। लेकिन अभी के लिए मान लो कि लिक्विड एसेट यानी नकद या सोना या कुछ अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, तो इस फॉर्म में आप रख सकते हो 80 रुपए को। तो या तो 80 रुपए कैश में रख लो, या 80 रुपए गोल्ड में रख लो, या 80 रुपए के कोई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज खरीद के रख लो, वो आपकी चॉइस है। तो इसे बोलते हैं एसएलआर। बाकी दादाजी जो हैं वो अपने हिसाब से रखेंगे, उसका कोई नियम नहीं है, वो हालांकि कैश या गोल्ड में ही रखते हैं। तो उसको बोलते हैं, जो दादाजी अपने पास 120 रुपए रखते हैं, दैट इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो। दैट इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो। और इस कॉन्सेप्ट को कि भाई थोड़े से पैसे हमें अलग रखने हैं, हम सारे पैसे लोन में दे नहीं सकते, तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज लीगल रिजर्व रेशियो। इसे बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। तो तीनों बातें दिमाग में घुस गई तो भेजो थम्स अप। ओके 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 क्लियर। हाँ एलआरआर 200 रुपए, ठीक है, क्लियर, ठीक है जी, ओके। तो अब ये सारी बातें दिमाग में रखते हुए अब हम ये देखते हैं कि आखिर कमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएट कर रहे हैं, कैसे क्रेडिट क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए दो अजम्पशन हमें दिमाग में रखनी है। हम ये मानेंगे दो अजम्पशन कि पूरी कंट्री में सिर्फ एक ही बैंक है। बताओ पूरे देश में कितने बैंक हैं? बताओ पूरे देश में कितने बैंक हैं? हां एक, बिल्कुल। सर 80 रुपये का क्या होगा? 80 रुपये
₹80 तो बताया तो था, वो तो कमर्शियल बैंक ने लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में अपनी अलमारी में रख रखे हैं। ₹80 बस रखे रहेंगे, क्या होगा, क्या रख लिया, या तो कैश रख लिया, या गोल्ड रख लिया, या गवर्नमेंट की सिक्योरिटी रख ली, लेकिन उसमें से लोन नहीं दे सकता, वो उसके पास रहेंगे। अच्छा, तो बच्चे कह रहे हैं सर एक बैंक है, तो पूरे देश में एक बैंक है। और दूसरी एजम्पशन ये मान नहीं है कि पूरे देश में कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। जो भी लेन देन होगी वो सीधा बैंक खाते में ही जाएगी। पूरे देश में जो भी लेन देन होगी, मतलब मान लो मैंने आपको ₹100 का नोट भी दिया, तो माना यह जाएगा कि आप तुरंत वो 100 का नोट लेके बैंक जाओगे और जमा करा दोगे। यानी किसी के पास कोई कैश नहीं है, कैशलेस सोसाइटी है, कैशलेस देश है, ये अजम्पशन है। तो ये दो बातें हमें एज्यूम करनी है कि पूरे देश में एक बैंक है और सारी ट्रांजैक्शन बैंक के जरिए होंगी, लेन देन सारा बैंक के जरिए होगा। यस, रूटेड थ्रू बैंक। चलो अच्छा, अब ध्यान से समझो। सबसे पहले हमारे देश में एक बैंक खुला, और ये एक ही बैंक है पूरे देश में, ये पूरा भारत देश है, एक ही बैंक है। तो उसमें ये महाशय आए और इन्होंने अपना ₹1000 डिपॉजिट कर दिया। तो इनके नाम का एक खाता खुल जाएगा। मान लो इनका नाम था गोपी, तो इनके नाम का खाता खुल गया गोपी अकाउंट। तो गोपी अकाउंट के नाम से अब ₹1000 आ गए। अब बैंक क्या करेगा, वही नेचुरल सी बात, हमने वही 20% वाला कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। बैंक ₹200 अलग रखेगा, बैंक ₹200 अलग कर देगा। अब इस 200 में से 80 अपनी जेब में रखेगा, 120 दादाजी को दिया। मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे उससे मतलब नहीं है कि इसमें से ₹80 वो अपने पास रखेगा और 120 दादाजी को दे देगा, मुझे इससे मतलब नहीं है। 200 अलग हो गए, काम खत्म। अब बचे हुए वो किसको देगा लोन, इसको देगा लोन ₹800। इसका नाम है राजू। तो राजू को मिल गया ₹800 का लोन। ठीक है, तो मैंने आपको ₹800 दिए। अब आप बताओ ₹800 का क्या करोगे? आप राजू हो, बताओ राजू ₹800 का क्या करोगे? बोलो बोलो राजू, बोलो ₹800 का क्या करोगे? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो राजू जा रहा है, रास्ते में उसको मोमोज वाला दिखा और उसने कहा भैया जरा ₹800 के मोमोज खिला दो मुझे, और वो ₹800 के मोमोज वाले से मोमोज खरीद के खा लेगा। यानी कि वो अपने पैसे से, हो सकता है ये मैं मजाक कर रहा हूं, मोमोज मतलब वो कहीं पर भी या तो निवेश करेगा या कुछ खर्च करेगा, जो मर्जी करे, कुछ भी करेगा, ₹800 कहीं ना कहीं खर्च करेगा, मैं ये मान रहा हूं। तो वो जो भी पैसा खर्च करेगा, तो मान लेते हैं इसने मोमोज खा लिए और ₹800 जो है मोमोज वाले को दे दिए। मोमोज वाले का नाम क्या है? मोमोज वाले का नाम मान लेते हैं, ये भी हो गया सोनू। अब सोनू को जैसे ही ₹800 मिले, तो अब हमारी यही थी कंडीशन, अजम्पशन, कि वो ₹800 जो कैश देंगे हम जब सोनू को, तो वो अपने पास कैश नहीं रखेगा। तो हर व्यक्ति अपना खाता बैंक में खुलवाता है। अब क्योंकि देश में एक ही बैंक है, तो सोनू अपने पैसे लेके बैंक जाएगा और सोनू भी अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करवा देगा। तो अब बैंक के पास एक नया डिपॉजिट और खुल गया सोनू के नाम का ₹800। तो देख रहे हो, बैंक के पास एक नया डिपॉजिट और खुल गया सोनू अकाउंट ₹800 का। और नियम के अनुसार, नियम बच्चों कांस्टेंट है, नियम वही लगेगा, 20% बैंक फिर से अलग कर लेगा, ₹800 का 20% 160, और बचे हुए पैसे किसी और को लोन दे देगा। मान लेते हैं किसी का नाम है गोपाल, बचे हुए पैसे गोपाल को लोन दे दिया 640। तो अब आप गोपाल हो, बताओ गोपाल ₹640 का क्या करोगे? बताओ गोपाल क्या करोगे?
हाँ, वेरी गुड। आप घर जाने से पहले रास्ते में आपको मिले समोसे, समोसे वाले अग्रवाल स्वीट्स, तो आपने 640 रुपए के खा लिए समोसे। तो ये आपने खाए समोसे और ये पैसे दे दिए अग्रवाल को। तो अब अग्रवाल के पास आ गए 640 रुपए, आ गए अग्रवाल के पास। तो अब हमारी अजम्पशन क्या है कि भाई कोई भी नकदी नहीं चलेगी, कैश नहीं रहेगा। तो अब अग्रवाल को भी ये पैसा कहां जमा कराना पड़ेगा? बैंक में। और देश में एक ही बैंक है। तो ये बैंक के पास 640 रुपए का एक नया डिपॉजिट खुल गया। किसके नाम से? अग्रवाल के नाम से। तो देख रहे हो, मतलब ये साइकिल ऐसे चलती रहती है और बैंक के अंदर नए नए डिपॉजिट्स आ रहे हैं। मजेदार बात, मतलब अगर मैं अभी यहीं तक रुक जाऊं, मान लो मैं यहीं रुक गया, बस आगे नहीं हो रहा, आगे प्रोसेस नहीं हो रहा, तो अभी यहीं तक रुकते ही बैंक के पास 1000 रुपए गोपी अकाउंट, बैंक के पास 800 रुपए सोनू अकाउंट, बैंक के पास 640 रुपए अग्रवाल अकाउंट। यानी यहीं तक, अगर यहीं तक रुक जाऊं तो अभी भी बैंक के पास 2440 रुपए के डिपॉजिट्स आ चुके हैं। तो यानी 1000 रुपए से शुरुआत हुई थी, 1000 रुपए से शुरुआत हुई थी, उसी को घूमते घूमते बैंक के पास टोटल डिपॉजिट्स 2440 के हो गए। वो तो यहीं तक, वैसे प्रोसेस चलता रहता है। बोलो, यहां तक अब कहानी समझ आई? बोलो जी, यहां तक कहानी समझ आई? यस। ठीक है, तो ये तो हो गई कहानी। ठीक है, ये तो हो गई कहानी। ठीक है, वेरी गुड, ये तो हो गई कहानी। अब इसी कहानी को हमें एग्जाम में भी और वैसे भी प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो बच्चों जी, सबसे पहले बैंक के पास 1000 रुपए का डिपॉजिट आया था, जिसमें 200 रुपए बैंक ने अपने पास अलग कर लिए थे और 800 रुपए का दे दिया था लोन। वो 800 रुपए घूम के फिर से बैंक में आ गए थे एक दूसरा डिपॉजिट बन के, जिसमें से 160 बैंक ने अलग कर दिए थे और 640 फिर किसी और को लोन दे दिया था। वो 640 भी बैंक के पास घूम के फिर से आ गए थे किसी और के डिपॉजिट्स के नाम से। तो उस 640 में से भी बैंक 20% अलग कर देगा और बचा हुआ किसी और को लोन दे देगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा बच्चों। तो प्रोसेस रुकेगा कब? प्रोसेस रुकेगा कब? बताओ, कौन भेजेगा? प्रोसेस रुकेगा कब? नहीं, प्रोसेस रुकेगा कब? एक बच्ची कह रही है 0 पर। नहीं, 0 पर नहीं। हाँ, वेरी गुड, एक बच्ची ने भेजा सही। अब मैं यहां लिख रहा हूं, पहले अंग्रेजी बिल्कुल ये रट के हाथों पे टैटू बनवा लेना आज, उल्टे सीधे आंसर मत लिख के आना। प्रोसेस रुकेगा तब जब टोटल ऑफ लीगल रिजर्व रेशियो बिकम्स इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है, ये हाथों पे टैटू बनवा लेना या पीठ पे टैटू बनवा लेना, ये कि प्रोसेस कब रुकेगा? जब टोटल एलआरआर बराबर होगा इनिशियल डिपॉजिट के। अब बताओ इनिशियल डिपॉजिट कितना था? एक बार भेजो, इनिशियल डिपॉजिट कितना था? हाँ, 1000 था ना, इनिशियल डिपॉजिट 1000 था, इसे इनिशियल डिपॉजिट बोलते हैं। तो जब ये जुड़ते जुड़ते, ये लीगल रिजर्व जुड़ते 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 1000 हो जाएगा, तो ये प्रोसेस रुक जाएगा। ठीक है ना? तो ये थ्योरेटिकली ऐसा लिखते हैं, थ्योरेटिकली ऐसा लिखते हैं। मैथमेटिकली इसका आंसर 1000 ही आता है वैसे जुड़ के। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है बच्चों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
आपने बचपन में पढ़ा होगा ना जीपी सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को अगर हम ऐड करेंगे अप टू इंफिनिटी, सर एक बार करके भी दिखाओ, ऐसे हम आपकी बात आप कुछ भी कहो और हम मान लेंगे। अगर आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को इंफिनिटी तक जोड़ोगे, अगर आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को इंफिनिटी तक जोड़ोगे तो इस जीपी सीरीज का अगर मैं सम करूंगा तो उसका फॉर्मूला बचपन में टीचर ने सिखाया था a/1 माइनस r। a का मतलब होता था पहली टर्म, a का मतलब होता था पहली टर्म 200 अपॉन 1 माइनस r का मतलब होता था कॉमन रेशियो। ये याद है, r का मतलब होता था कॉमन रेशियो। सर क्या याद दिला दिया, ये क्या है ये सब? ये बच्चों वो हैं बातें जो आप सोचते थे कि ये बेकार हैं, लेकिन इन्हीं से दिमाग तेज होता है। कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो क्या था? कॉमन रेशियो हो गया 0.8, कॉमन रेशियो हो गया 0.8। तो अब आप जीपी सीरीज का सम सॉल्व करो, देखो क्या आएगा। ओ माय गॉड, तो जीपी सीरीज का सम जब आएगा तो क्या आएगा? 200/0.2, ये बिंदी हटी, ऊपर एक जीरो आ गया, 2000/2 आ गया ना 1000। तो इसका सम जो है वो 1000 ही है, इसका सम मैथमेटिकली 1000 ही है। ऐसा नहीं है कि मैंने रटवा दिया, इसका सम मैथमेटिकली 1000 ही है। तो ये लिखते हैं कि जब इसका सम 1000 हो जाता है, यानी कि इनिशियल डिपॉजिट के बराबर हो जाता है, तो ये प्रोसेस रुक जाएगा, बस ये प्रोसेस रुक जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो पहले यहां तक का थम्स अप भेजो। ओके, अब इस जीपी सीरीज का सम निकालते हैं। अब इस जीपी सीरीज का सम निकालते हैं। 1000 प्लस 800 प्लस 640 अप टू इंफिनिटी। अब इस जीपी सीरीज का सम क्या होगा? इस जीपी सीरीज का सम होगा a मतलब पहली टर्म बटे 1 माइनस r, r मतलब कॉमन रेशियो, 800/1000, 800/1000 जो है वो 0.8 ही आएगा। तो इस जीपी सीरीज का सम कितना? इस जीपी सीरीज का सम होगा 5000। तो इसका मतलब डिपॉजिट्स के कॉलम का टोटल, डिपॉजिट्स के कॉलम का टोटल जुड़ते 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 कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। तो इस जीपी सीरीज का सम हो जाएगा जुड़ते 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 5000। और ऐसे इसका घर में जोड़ के देखना, इसका जुड़ते 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 हो जाएगा 4000। चलो अब यहां तक भेजो थम्स अप कि समझ आ गया। ठीक है, क्लियर, चलो वेरी गुड। ठीक है, अब माइंड में फिगर रखना, माइंड में फिगर रखना। टोटल डिपॉजिट कितना? 5000 और इनिशियल डिपॉजिट 1000। ठीक है, माइंड में फिगर रखना। तो हम ये कह रहे हैं कि बैंक के पास सबसे पहले 1000 रुपए आए थे, बैंक के पास सबसे पहले 1000 रुपए आए थे और बैंक ने उसमें डिपॉजिट पे डिपॉजिट, डिपॉजिट पे डिपॉजिट, डिपॉजिट पे डिपॉजिट बना बना के टोटल डिपॉजिट्स 5000 रुपए के बना दिए हैं। तो बैंक के पास पहले एक डिपॉजिट आया था 1000 रुपए का, सबसे पहले 1000 रुपए आए थे और मैंने उसी 1000 को घुमा घुमा के अपने बैंक में इतने सारे डिपॉजिट्स बना लिए कि जिनका टोटल 5000 आ रहा है।
जिनका टोटल 5,000 आ रहा है। तो इसका मतलब बताओ, मैंने अपने पैसे को, पैसा मतलब मनी कह लो या क्रेडिट कह लो, कुछ भी कह लो, मैंने अपने पैसे को कितने गुना मल्टीप्लाई कर दिया, बताओ। मैंने अपने पैसे को कितने गुना बना दिया, 1,000 रुपए को 5,000 बना दिया। हाँ, वेरी गुड। तो बच्चों ने भेज दिया आंसर, वेरी गुड। तो मैंने इसका मतलब अपने पैसे को 5 टाइम्स कर दिया, 1,000 रुपए को 5,000 बना दिया घुमा के। तो इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर, 5 टाइम्स। तो इस मनी मल्टीप्लायर के 5 टाइम्स के दो नजरिए होते हैं, दो पहलू होते हैं कि मनी मल्टीप्लायर कैसे निकाला। एक तो है ये तरीका जो आपको मैंने अभी बातों बातों में समझाया कि भाई टोटल डिपॉजिट्स डिवाइडेड बाय इनिशियल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट बने 5,000 रुपए, इनिशियल डिपॉजिट था 1,000 रुपए, तो इसका मतलब मनी मल्टीप्लायर है 5 गुना, 5 टाइम्स। एक तो है ये तो हो गया मैथमेटिकल तरीका। और एक होता है मनी मल्टीप्लायर का अपना देसी तरीका। इसका फॉर्मूला होता है 1/LRR, 1/LRR। अब हमारा LRR था 20%, 20% को आप 0.2 भी लिख सकते हो, है ना। 20% का मतलब हो गया 20/100। तो मनी मल्टीप्लायर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, विच इज 5 टाइम्स। तो मनी मल्टीप्लायर का थम्स अप भेजो, मनी मल्टीप्लायर। ओके, ओके ओके, डन डन, ठीक है। अच्छा, अब कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि मनी मल्टीप्लायर और एलआरआर में कैसा रिलेशन है, अगर कोई हमसे ये पूछे कि मनी मल्टीप्लायर और एलआरआर में कैसा रिलेशन है, तो बताओ क्या आंसर दोगे आप, कैसा रिलेशन है, एक बार बताओ। वेरी गुड, इनवर्स रिलेशन है, वेरी गुड, इनवर्स रिलेशन, वेरी वेरी गुड, इनवर्स रिलेशन है बच्चों। यानी कि अगर मैं एलआरआर की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी। एलआरआर 2 लूंगा तो मनी मल्टीप्लायर 0.5 हो जाएगा, एलआरआर 4 कर दूंगा तो मनी मल्टीप्लायर 0.25 हो जाएगा, एलआरआर 10 कर दूंगा तो मनी मल्टीप्लायर 0.1 हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैं एलआरआर की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच है इनवर्स रिलेशन। बोलो समझ आ गया, थम्स अप भेजो। क्लियर, ओके, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं आपकी तरह, कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं आपकी तरह। उन्हें नहीं पता कि ये जीपी सीरीज है, उन्हें नहीं पता, हमें नहीं पता ये जीपी सीरीज है, ये जीपी सीरीज किस बला का नाम है हमें नहीं पता, लेकिन मैं निकालना चाहता हूं कि टोटल डिपॉजिट्स क्या होंगे, मैं निकालना चाहता हूं कि टोटल डिपॉजिट्स क्या होंगे। और जीपी सीरीज क्या होती है मुझे नहीं पता, मैं इस बला को नहीं जानता, व्हाट इज जीपी सीरीज। तो मैं क्या करूंगा, मैं टोटल डिपॉजिट्स को निकालने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। वो फॉर्मूला है इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। मैं टोटल डिपॉजिट्स को इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं
कि टोटल डिपॉजिट्स इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। अब मनी मल्टीप्लायर मैंने सीख ही लिया कि मनी मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। जो मेरे एग्जाम्पल में आ रहा है 5 टाइम्स, ये मुझे पता है बात, तो मैं फटाफट से टोटल डिपॉजिट्स निकाल सकता हूं। इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर 5, तो इट बिकम्स 5000। तो अगर किसी को जीपी सीरीज नहीं पता तो वो बच्चा ऐसे निकाल लेता है टोटल डिपॉजिट। भेजो थम्स अप, बात समझ आई तो। ओके, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी कमर्शियल बैंक की, जो अब आप सीख गए। चलो अब क्या करेंगे सर हम? अब करेंगे जी सेंट्रल बैंक। तो कमर्शियल बैंक जो है वो हमारा खत्म, उसकी सारी चर्चा हो गई। अब हम करेंगे सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो इसकी चर्चा और करते हैं शुरू सेंट्रल बैंक की, कि सेंट्रल बैंक क्या होता है और सेंट्रल बैंक के कार्य क्या होते हैं। तो देखो बच्चों जी, सेंट्रल बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का एक सबसे बड़ा यानी कि एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है, जो अपने देश के सभी कमर्शियल बैंकों को रेगुलेट करता है। ये सब कमर्शियल बैंक हैं, तो इनके ऊपर बैठे होते हैं दादाजी, यानी कि सेंट्रल बैंक, जो इन्हें रेगुलेट करते हैं। इन्हें देखते हैं कि ये कोई शरारत तो नहीं कर रहे, या भाई ये ज्यादा पैसा क्रिएट तो नहीं कर रहे बाजार में, या इनको इनके जरिए, इनके माध्यम से ये बाजार में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। तो दादाजी जो होते हैं वो हर कंट्री में अपना एक महत्व रखते हैं। अब दादाजी यानी कि जो सेंट्रल बैंक है, उनका मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट कमाने का नहीं होता। उनका मोटिव प्रॉफिट कमाने का नहीं होता, उनका मोटिव होता है पब्लिक वेलफेयर। दूसरी चीज, हर कंट्री में सेंट्रल बैंक सिर्फ एक होगा। हर कंट्री में सेंट्रल बैंक की भूमिका एक बैंक को दी गई है, ताकि एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जो सभी छोटे छोटे कमर्शियल बैंकों को रेगुलेट करती है। ठीक है ना, तो ये तो हो गई बेसिक बात सेंट्रल बैंक की। अब हमारे लिए जो मुद्दे की चीज है वो ये कि सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक? तो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस भेजिए बच्चों, जो भी आपको याद हैं सेंट्रल बैंक के फंक्शंस भेजिए। हाँ, मैं लिखता रहता हूं। बैंक ऑफ इशू और क्लियरिंग हाउस और बैंकर्स बैंक और बैंकर टू द गवर्नमेंट और कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और हाँ वो तो हो गया, और वो भी हो गया, और क्रेडिट कंट्रोलर। और सीबीएसई ने देखो आपको कैसे बेवकूफ बनाया। सीबीएसई ने कहा कि ये नहीं पढ़ना, सीबीएसई ने कहा ये नहीं पढ़ना,
क्रेडिट कंट्रोल नहीं पढ़ना, लेकिन ये सेम फंक्शन दूसरे चैप्टर में है तो वहां पढ़ना है, तो मतलब पढ़ना है। तो इसे कहते हैं आपकी आंखों में धूल झोंकना। तो जैसे आप अपने माता पिता की आंखों में धूल झोंक रहे हो, तो वही आपको सीबीएसई ने करके दिखाया। क्रेडिट कंट्रोलर, हाँ चलो अब देखो ध्यान से सुनना। बैंक ऑफ इशू का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री में जो करेंसी इशू करने की क्षमता होती है वो सेंट्रल बैंक के पास ही होती है। तो हर कंट्री में जो करेंसी नोट्स इशू करता है, जो एक पूरी कंट्री में लीगल टेंडर मनी माना जाता है, वो करेंसी इशू करने की क्षमता सेंट्रल बैंक के पास होती है। क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस का मतलब होता है कि हम एक चेक जो है वो बैंक में डालते हैं, है ना, बैंक में हम एक चेक डिपॉजिट करके आते हैं और 2-3 दिन के बाद हमारे बैंक में पैसे आ जाते हैं, चेक क्लियर हो जाता है, उसको बोलते हैं चेक क्लियर होना, है ना। अकाउंट्स वाले सर ने आपको क्लास 11th में बीआरएस चैप्टर में सिखाया होगा कि जब आप चेक डिपॉजिट करते हो तो 2-3 दिन के बाद चेक क्लियर हो जाता है। अब एक बैंक के पास कम से कम दिन में लाखों चेक आते हैं अलग अलग आदमियों के, और देश में हजारों बैंक्स हैं। तो इतनी सारी लेन देन, इस बैंक का इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इन सब बैंकों की जो आपसी लेन देन है, इस बच्चे को इससे पैसे लेने हैं, इस बैंक को इससे पैसे लेने हैं, इस बैंक को उसको पैसे देने हैं, इन सबको क्लियर कौन करता है? एंड में इन सब का आपसी क्लियरेंस कौन करता है? दादाजी। तो इस फंक्शन को बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, तो बैंकों के बीच में आपसी लेन देन जो है वो दादाजी क्लियर कर देते हैं। अच्छा, फिर है बैंकर्स बैंक, ये वाला ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। तारा, बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक में आपको ये बताना है कि जो काम कमर्शियल बैंक पब्लिक के लिए करते हैं, या जो उनका रिश्ता पब्लिक के साथ होता है, वही सेम रिश्ता दादाजी का कमर्शियल बैंक के साथ होता है। यानी कि जिस तरह कमर्शियल बैंक लोगों को लोन देता है, तो उसी तरह दादाजी भी कमर्शियल बैंक को लोन देते हैं। जिस तरह लोग कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट्स देते हैं, उसी तरह दादाजी भी कमर्शियल बैंकों के डिपॉजिट लेते हैं। तो यानी कि जो रिलेशन होता है, द रिलेशन बिटवीन पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक इज द सेम रिलेशन बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। तो इसे बोलते हैं बैंकर्स बैंक। यानी कि सभी बैंकों का, सभी कमर्शियल बैंकों का भी बैंक है आरबीआई। और आप इसी के अंदर अगर एग्जाम में जरूरत पड़े तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी घुसा सकते हो। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है कि कभी कभी कमर्शियल बैंक के पास पैसों की कमी हो जाती है, क्रंच हो जाता है, लिक्विडिटी क्राइसिस हो जाता है, रन मनी जिसको बोल सकते हो। यानी कि बहुत सारे लोग अचानक से पैसा निकालने आ गए और कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम पड़ गए। तो उस मुसीबत की घड़ी में दादाजी कमर्शियल बैंक को पैसे दे देते हैं और उसकी मदद कर देते हैं। तो इसे बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो ये आप इसी पार्ट में घुसा सकते हो, थोड़ा कंटेंट बड़ा हो जाएगा आपका। अच्छा, उसके बाद बैंकर टू द गवर्नमेंट, सरकार। बैंकर टू द गवर्नमेंट, सरकार का सारा काम दादाजी देखते हैं। सरकार का सारा काम दादाजी देखते हैं। अब इसमें आपको 3 पॉइंट मेंशन करने बहुत जरूरी हैं कि ये सरकार के एजेंट हैं, यानी कि ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे बहुत सारा काम करते हैं उनके लिए। तो सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट की एक प्रकार से एजेंट है, उनका काम करती है। दूसरा, सुपरवाइजर है या एडवाइजर कह लो, एडवाइजर ही कह लो, बल्कि सुपरवाइजर तो गलत वर्ड हो गया, एडवाइजर है। यानी दादाजी जो हैं आरबीआई, वो सरकार को एडवाइस भी करती है समय समय पर कि ये पॉलिसी निकालना देश के लिए सही है या इकोनॉमी के लिए ये बेहतर है। तो आरबीआई गवर्नमेंट को एडवाइस भी करती है, तो ये एडवाइजर भी हो गई गवर्नमेंट की। और ये गवर्नमेंट की बैंकर भी है।
भाई सरकार अपना सारा पैसा कहां रखेगी? आरबीआई में। तो आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट का बैंकर भी है, तो इस फंक्शन को बोलते हैं बैंकर टू द गवर्नमेंट। मतलब ये तीन बातें, तो वो उनके बैंकर तो हैं ही हैं, पैसे रखते हैं, उनके एजेंट हैं, उनको एडवाइस भी देते हैं। अच्छा, फिर है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बच्चों बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज जिसमें डॉलर, पाउंड्स, येन, यूरो, गोल्ड कह लो, कुछ भी, देश में जो इतने सारे फॉरेन करेंसीज और इतना सारा जो गोल्ड है, इन सबको एक बहुत बड़े बक्से में बंद करके कौन संभाल के रखता है अपने पास? दादाजी, आरबीआई। तो आरबीआई के पास ये बहुत बड़ा बक्सा है जिसके अंदर सारा फॉरेन एक्सचेंज या गोल्ड कह लो होता है। तो इस फंक्शन को बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या कस्टोडियन ऑफ इंटरनेशनल करेंसीज। और क्रेडिट कंट्रोलर, तो क्रेडिट कंट्रोलर तो अलग से समझेंगे। इतने पहले थम्स अप भेजो कि पुराने वाले सारे क्लियर हो गए, छोटे छोटे जो थे पुराने वाले सारे क्लियर। ठीक है, ओके। ये है रामू। रामू का खाता है आईसीआईसीआई में। ये है शामू। शामू का खाता है एचडीएफसी बैंक में। अब रामू ने एक चेक दिया, चेक में 10,000 रुपए शामू के नाम से, और अपना रामू ने अपना साइन कर दिया। ये लो शामू, चेक ले लो। अब शामू के पास एक चेक आ गया, शामू ने ये चेक अपने बैंक में जमा कर दिया एचडीएफसी में। अब रामू का खाता है आईसीआईसीआई बैंक में, रामू अकाउंट। शामू का खाता है एचडीएफसी बैंक में, शामू अकाउंट। अब 2-3 दिन के बाद शामू के पास मैसेज आता है कि आपने जो चेक डाला है वो क्लियर हो गया, यानी कि शामू के अकाउंट में पैसे आ गए, पैसे आ गए। और रामू के पास मैसेज आता है कि रामू रामू आपके अकाउंट से पैसा कट गया। तो अब ये बताओ, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई उसके पास पैसे आ गए, इसके पास पैसा कट गया। तो अब कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई बैंक वाला 10,000 रुपए एचडीएफसी को देगा कि नहीं, ये बताओ। रामू के खाते से 10,000 शामू के खाते में जा रहे हैं, तो इसी चीज को मैं यही तो बोलूंगा ना कि आईसीआईसीआई से 10,000 रुपए वहां जाएंगे। बोलो पहले हां। जिन्हें क्लियरिंग हाउस फंक्शन में डाउट था मैं वो समझा रहा हूं, हां है ना। अब ये देखो, ये बच्चा, मैं एचडीएफसी बन रहा हूं, ये बच्चा दादाजी के पास रोते रोते गया, दादाजी दादाजी वो मेरे 10,000 रुपए नहीं दे रहा, कुछ करो। अब इधर आईसीआईसीआई है, वो कह रहा है दादाजी मैं नहीं दूंगा। तो ऐसे तो बच्चों में लड़ाई हो जाएगी ना। ये कह रहा है ला तू 10,000 रुपए मुझे दे, वो मना कर देगा ना मैं नहीं दे रहा। ऐसे तो बच्चे शरारती हैं, कुछ भी कर लेंगे। तो दादाजी का काम क्या है? इनका आपसी लेन देन क्लियर करवाना। वो इसको कहेंगे चुपचाप 10,000 उसको दो, तो फिर देना पड़ेगा। तो कितने सारे बैंक हैं, कितने लोगों के चेक्स ऐसे 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 आते होंगे, आप सोच लो, सोचते ही पागल हो जाओगे। तो उन सबको कौन क्लियर करवाएगा? दादाजी। इस बैंक को उसे पैसे देने, उस बैंक को उसे देने, उस बैंक को इससे लेने, इस बैंक को उसको देने, उन सब की क्लियरिंग कौन करेगा? दादाजी। इस फंक्शन को बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियर हो गया? ओके, ठीक है।
तो इसे बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। चलो अब क्रेडिट कंट्रोलर की बात करते हैं बच्चों। ये हमें वैसे तो पढ़ना ही है। क्रेडिट कंट्रोलर को ही मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, तो इसमें नहीं तो अगले चैप्टर में तो पढ़ना ही है, तो पता तो करना ही है। चलो तो इस पे चर्चा करते हैं फटाफट। ये है हमारी इकोनॉमी, ठीक है जी, पब्लिक कह लो। अब देश में दो तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं। हो सकता है देश में इन्फ्लेशन चल रहा हो। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि लोगों के पास पैसा जो है वो बहुत ज्यादा है, लोग मजे लूट रहे हैं। और या फिर देश में चल रहा हो डिफ्लेशन, जिसको दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हो कि देश में मनी सप्लाई बहुत कम है, लोग दुखी हैं। अब पब्लिक से डील करता है कौन? कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स। इनका काम है पब्लिक से डील करना। अब दादाजी तो यहां पर है। अब दादाजी को ये देखना है, दादाजी को ये सोचना है कि भाई कमर्शियल बैंक तो क्रेडिट क्रिएट कर रहा है, क्रेडिट क्रिएट करा और ले पैसे, ले और ले 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 ले। तो कमर्शियल बैंक तो पैसे पे पैसे दिए जा रहा है, पब्लिक को पैसे पे पैसे दिए जा रहा है। अब उन पे लगाम कौन लगाएगा? कमर्शियल बैंकों की नकेल को कौन कसेगा? दादाजी। तो इस फंक्शन को बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोलर। पैसे पर लगाम लगाएंगे, इनकी नकेल कसेंगे दादाजी बैठ के पीछे से। पहले समझ आया? इतनी बात समझ आएगी क्या रोल है दादाजी का? ठीक है, तो अब देखो, ठीक है, सबसे पहले एक पॉलिसी होती है बैंक रेट पॉलिसी। ठीक है, बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट का मतलब यह होता है बच्चों कि कई बार कमर्शियल बैंक दादाजी से लोन लेता है, और ये लोन लेता है लॉन्ग टर्म के लिए, लंबी अवधि के लिए। तो दादाजी उससे बदले में ब्याज लेते हैं। ऐसी मनगढ़ंत लिख रहा हूं, मान लो 5%। तो इस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं बैंक रेट। इस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं बैंक रेट। तो अब दादाजी क्या करते हैं? टैक्टिक्स। दादाजी को अगर लगाम कसनी है इनकी कमर्शियल बैंकों की, तो दादाजी क्या करते हैं? वो इस बैंक रेट को 5% से बढ़ाकर, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, 25% कर देते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि पहले 100 रुपए का लोन लेने पर 5 रुपए ब्याज देना पड़ रहा था, लेकिन अब 100 रुपए का लोन लेने पर 25 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा। तो कमर्शियल बैंक ये सुनते ही बड़ा डिस्करेज हो जाता है। वो कहता है भाई दादाजी रहने दो, अब मैं लोन नहीं लूंगा आपसे, रहने दो, मुझे नहीं चाहिए लोन। अब जैसे ही कमर्शियल बैंक दादाजी से लोन नहीं लेगा, तो इसकी जो कैपेसिटी है पैसा आगे देने की, वो भी कम हो जाएगी, है ना भाई। एक हाथ से जहां से मैं पैसा लेता हूं और आगे पैसा देता हूं, अब जब मैंने यहां से लेना ही बंद कर दिया तो मेरी कैपेसिटी कम हो जाएगी ना, ये लिमिटेड हो जाएगी, तो मैं आगे ज्यादा पैसे दे भी नहीं पाऊंगा। तो दादाजी क्या करते हैं? इन्हें रोकने के लिए, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट को बढ़ा देते हैं। बोलो, बात समझ आई? यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर है इसी तरह रेपो रेट।
रेपो रेट का बच्चों कॉन्सेप्ट सेम, बस 2 अक्षर बदल दूंगा। इस बार कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए, छोटी अवधि के लिए 2-3 महीने या हफ्ते भर के लिए लोन लेता है बैंक से, दादाजी से, और दादाजी उससे ब्याज लेते हैं। तो उस केस में इसे बैंक रेट ना बोलकर रेपो रेट बोल देते हैं। रेपो रेट, कॉन्सेप्ट वही, फंडा वही। तो दादाजी क्या करेंगे, कहेंगे मैं रेपो रेट बढ़ा रहा हूं, और जैसे ही रेपो रेट बढ़ेगा कमर्शियल बैंक कहेगा दादाजी रहने दो, अब मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। तो वो दादाजी से पैसे लेगा नहीं, तो वो कमर्शियल बैंक फिर पब्लिक को आगे ज्यादा दे भी नहीं पाएगा। तो रेपो रेट के बढ़ते ही ऑटोमेटिकली क्रेडिट जो है वो कंट्रोल हो जाता है। तो भेजो रेपो रेट का थम्स अप। ओके, 1 साल से ज्यादा लॉन्ग टर्म, $365 दिन से कम तो शॉर्ट टर्म। अच्छा, फिर आता है जी तीसरा। तीसरा क्या नाम है, तीसरे का नाम है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट किसे बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट में कई बार कमर्शियल बैंक कहता है दादाजी आप मेरा डिपॉजिट अपने पास रख लो, मैं पैसे आपको दे रहा हूं। बदले में दादाजी कहते हैं ठीक है, बदले में मैं तुम्हें ना ब्याज दूंगा, मान लेते हैं ऐसी लिख रहा हूं मनगढ़ंत 5%। तो इस इंटरेस्ट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। इस इंटरेस्ट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है ना। अब दादाजी की टैक्टिक्स देखो। दादाजी कहते हैं आज से मैं तुम्हारा ये रिवर्स रेपो रेट बढ़ा रहा हूं, 25% कर रहा हूं। तो कमर्शियल बैंक की स्थिति सोचो, कमर्शियल बैंक बन जाता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। मैं क्या सोच रहा हूं कि पहले मैं 100 रुपए देता था दादाजी को तो 5 रुपए का ब्याज मिलता था, पहले मुझे 5 रुपए इनकम होती थी। लेकिन अब जब मैं दादाजी को पैसे दूंगा तो 25 रुपए का ब्याज मिलेगा, मेरी इनकम ज्यादा होगी। तो ऐसे में मैं यानी कमर्शियल बैंक थोड़ा लालच में आ जाता हूं। मैं सोचता हूं अब तो मुझे 25 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने ज्यादा डिपॉजिट्स दादाजी के पास देना शुरू कर देता हूं। मैं अपने ज्यादा पैसा, मैं कहता हूं दादाजी ये भी ले लो, आप ये भी ले लो, और पैसे ले लो, इधर से भी जेब से निकाल के ये ले लो। तो मैं अपने सारे पैसे ज्यादा दादाजी को देना शुरू कर देता हूं। अब मेरी स्थिति सोचो, मैं कमर्शियल बैंक हूं, अगर मैंने अपनी जेब से खूब सारे पैसे निकाल के दादाजी को दे दिए तो अब मुझे जो लोगों को फंड देना है, जो मुझे लोगों को लोन देना है, वो कैपेसिटी मेरी कम हो जाएगी, वो कैपेसिटी मेरी कम हो जाएगी। तो दादाजी क्या करते हैं, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देते हैं। रिवर्स रेपो रेट के बढ़ते ही कमर्शियल बैंक अपना पैसा दादाजी को दे देते हैं और ऑटोमेटिकली इनकी लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो ये लोगों को कम पैसा दे पाते हैं। भेजो जी रिवर्स रेपो रेट का थम्स अप। हां, अब इसमें मजेदार बात यह है जो हर बच्चे को याद रखनी है कि दोनों रेपो और रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट उल्टा है। दोनों का कॉन्सेप्ट उल्टा है लेकिन इफेक्ट सेम है। रेपो रेट भी बढ़ाते हैं दादाजी और रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ाते हैं दादाजी। ये स्पेशल पॉइंट ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं जी? अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर दादाजी कमर्शियल बैंक को कहते हैं कि बेटा मेरे पास एक चॉकलेट है, बहुत ही टेस्टी चॉकलेट है, तुम्हें वो खरीदनी है? तो बच्चा जो है वो कहता है हाँ दादाजी, टेस्टी चॉकलेट खाऊंगा मैं। चॉकलेट का नाम है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज।
तो दादाजी कहते हैं मेरे पास एक बहुत अच्छी चॉकलेट है, तुम्हें चाहिए? कमर्शियल बैंक कहता है हाँ। तो ये दादाजी ने अपनी चॉकलेट उसको दी, चॉकलेट 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 उधर गई। अब दादाजी कहते हैं लाओ चॉकलेट के पैसे दो, तो ये पैसे देता है दादाजी को। ये चॉकलेट थी 1000 करोड़ रुपए की। तो दादाजी क्या करते हैं, दादाजी अपनी चॉकलेट बेच देते हैं, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच देते हैं। तो दादाजी ने चॉकलेट बेची बच्चे को, बच्चे से पैसा ले लिया। अब मैं बच्चा बन जाता हूं। अब मेरी जेब में क्या है, सोचो, मेरी जेब में एक चॉकलेट है, 1000 करोड़ रुपए की चॉकलेट है, लेकिन पैसे तो दादाजी के पास हैं। अब जब मैं लोगों को लोन दूंगा तो मैं चॉकलेट तो तोड़ के दे नहीं सकता, ये लो, पैसे हैं नहीं, पैसे सारे कहां चले गए, दादाजी के पास। तो दादाजी की टैक्टिक्स क्या है कि भाई अपनी चॉकलेट बेच दो। चॉकलेट का नाम है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अपनी चॉकलेट बच्चों को बेच दो ताकि बच्चों के पैसे हमारे पास आ जाएं। इसे बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओके, क्लियर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है लीगल रिजर्व रेशियोज। लीगल रिजर्व रेशियो मतलब कि सीआरआर और एसएलआर। तो सीआरआर और एसएलआर क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट तो हमें पता ही है। अब दादाजी कहते हैं कमर्शियल बैंक से कि पहले तुम्हें 1000 रुपए डिपॉजिट मिलते थे, 200 रुपए तुम अपने पास रखते थे और 800 रुपए लोन दे देते थे, लेकिन अब तुम्हें 20% की बजाय 40% रखना पड़ेगा। ओ गॉड। तो अब आरबीआई ने ये नियम निकाल दिया बैंकों के लिए कि उन्हें 40% एलआरआर रखना पड़ेगा, यानी 400 रुपए अब उन्हें अलग से रखने पड़ेंगे अपने पास, अलग से। तो बताओ, ऐसे होते ही अब कमर्शियल बैंकों की जो लेंडिंग कैपेसिटी है, पहले वो पब्लिक को 800 रुपए दे पा रहे थे, लेकिन अब वो 1000 में से सिर्फ कितने रुपए दे पाएंगे, सिर्फ 600 रुपए दे पाएंगे। तो यानी कि जैसे ही दादाजी ने सीआरआर और एसएलआर की रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाया, कमर्शियल बैंकों की ऑटोमेटिकली लेंडिंग कैपेसिटी कम हो गई। तो ये पॉइंट है दादाजी का सीआरआर एसएलआर का बढ़ाने का। भेजो इसका थम्स अप। एक बच्चा कह रहा है सर आज के सिनेरियो में कम कर देंगी सारी चीजें। तो आज के सिनेरियो में बाबूजी कम हो चुकी हैं, कम कर चुकी है आरबीआई। तो पिछले अभी कई दिनों से न्यूज में आया था, क्योंकि आज का जमाना चल रहा है डिफ्लेशन का। लोग त्राही माम कर रहे हैं। आज लोगों के पास पैसे नहीं है, आज ये सिचुएशन चल रही है। तो आरबीआई ऑलरेडी सारी चीजें कम कर चुकी है, मतलब जो भी है, हाँ हो चुके सब कम। अच्छा अब ये बताओ, मेरा आंसर दो ना। अच्छा, इन वाले मेजर्स को क्या बोलते हैं? इन चारों मेजर्स को कौन सा मेजर बोलते हैं, बोलो। यस, इन्हें बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स। इन्हें बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स, या जिन्हें प्यार से जनरल मेजर्स भी कहा जाता है। जनरल, क्योंकि ये नियम हर बैंक पर लगेंगे, हर बैंक पर। ये जनरल नियम है, हर बैंक पर लगेंगे। यस, इन्हें बोलते हैं क्वांटिटेटिव। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? अब ये मान लेते हैं कि एक शैतान बैंक है, ये शैतान बैंक है। ये क्या करता है, ये इस आदमी से एक सिक्योरिटी लेता है, मान लो कुछ भी लेता है, फर्नीचर लेता है सिक्योरिटी के तौर पे 100 रुपए का, और उसको लोन दे देता है 90 रुपए का।
तो बताओ बैंक के पास कितनी सेफ्टी है? सेफ्टी को मार्जिन बोलते हैं। बैंक ने अपने लिए कितने रुपए की सेफ्टी रख रखी है? हां, तो बैंक ने इसका मतलब अपने लिए सिर्फ 10 रुपए की सेफ्टी रख रखी है। 10 रुपए का मार्जिन है। 100 की चीज ली, 90 लोन दे दिया। तब दादाजी सबक सिखाने के लिए क्या कहते हैं? दादाजी इसको कहते हैं, आज से अब तुम्हें मार्जिन रखना पड़ेगा। बढ़ा देता हूं 50। मार्जिन बढ़ा दिया दादाजी ने। दादाजी ने इस बैंक को कहा तुम्हें अपने मार्जिन को बढ़ाना पड़ेगा। तो अब इसके पूरे की मैथमेटिक्स को समझते हैं। अब अगर मुझे 50 मार्जिन रखना है तो मुझे इस व्यक्ति से कहना पड़ेगा, भाई अब तुम पता है मुझे कितने रुपए की सिक्योरिटी दोगे? 140 रुपए की सिक्योरिटी दो। 140 रुपए की सिक्योरिटी दो, है ना? तभी तो मार्जिन 50 बनेगा आपका। 90 रुपीज लोन के दोगे तो। अब जैसे ही आप उस आदमी से कहते हो ला 140 रुपए की सिक्योरिटी दे, 40 रुपए मुझे और दे सिक्योरिटी के, तो वो कहता है रहने दो भाई, तुमसे लोन ना लेंगे हम, तुम तो बहुत सिक्योरिटी मांगते हो। तो फिर ये आदमी खुद ही मना कर देता है कि नहीं मैं लोन नहीं लूंगा। तो बस जब ये लोन नहीं लेगा तो हमारा पर्पस ये था कि लोगों तक ज्यादा पैसा ना पहुंचे। तो दादाजी मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाते ही इसलिए हैं ताकि बैंक अपना सिक्योरिटी अमाउंट बढ़ाए और लोग जो है वो डिस्करेज हो जाएं कि हमें लोन नहीं लेना। तो दिस पॉइंट इज नोन एज मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट का थम्स अप भेजो। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन, ये बैंक मान लेते हैं सबसे बदमाश बैंक है। मान लो इसका नाम है एक्सिस बैंक। ये बैंक लोगों को पैसे पे पैसे दिए जा रहा है, बाकी सब ठीक चल रहे हैं, इसको ज्यादा लोन देने की पड़ी हुई है। तो अब ऐसे में दादाजी क्या करते हैं? दादाजी क्योंकि खाली इस अकेले बच्चे की डांट लगानी है, यही शरारत कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि सबके थप्पड़ मार देंगे गाल पे। इसे बुलाएंगे अकेले में कि बेटा तुम इधर आओ, और इसको इंस्ट्रक्ट करेंगे, चाहे लेटर्स लिखकर, चाहे मोरली, या चाहे डांट कर, कैसे भी। और इसको बोलेंगे कि भाई तुम बहुत पैसा लुटा रहे हो, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करो, ज्यादा पैसे मत दो लोगों को। बस समझा देंगे, चाहे प्यार से समझाएं, चाहे डांट के समझाएं, चाहे जैसे मर्जी समझाएं। उस समझाने को बोलते हैं मॉरल सुएशन। तो बोलो मॉरल सुएशन का थम्स अप। ओके, ठीक है जी। और लास्ट क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग, क्रेडिट रैशनिंग का मतलब ये कि मान लो ये बैंक है SBI, ये लगा हुआ है ले होम लोन, ले होम लोन, ले होम लोन, ले होम लोन, बनाओ घर बनाओ, ले 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 ले, होम लोन पे होम लोन। तो कई बार ऐसा होता है कि एक बैंक किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ही पैसे दिए जा रहा है, तो दादाजी कहते हैं बस बस बस, रुको भाई रुको, मैं तुम पर लिमिट लगा रहा हूं, तुम 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा होम लोन नहीं दोगे। तो अलग अलग चीजों पर, अलग अलग सेक्टर पर सरकार मतलब RBI एक लिमिट लगा देती है कि तुम 1000 करोड़ से ज्यादा होम लोन नहीं दोगे, 200 करोड़ से ज्यादा कार लोन नहीं दोगे, 500 करोड़ से ज्यादा एजुकेशन लोन नहीं दोगे। ये मेरी मनगढ़ंत फिगर्स हैं। तो इस चीज को बोलते हैं क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग, तो इसको दादाजी कहते हैं बस तुम्हारे ऊपर अब लिमिट लगा दी, अब तुम 1000 करोड़ से ज्यादा देकर दिखाओ, तो फिर ये दे नहीं पाएगा। तो इसे बोलते हैं क्रेडिट रैशनिंग, लिमिट्स लगा देना। तो भेजो थम्स अप। क्रेडिट रैशनिंग,
ठीक है, अब ये बताओ मुद्दे की बात, इन मेजर्स को क्या बोलते हैं? इन मेजर्स को क्या बोलते हैं? हां, क्वालिटेटिव मेजर्स। और इनका घर का नाम बताओ क्या? इनका घर का नाम क्या? क्वालिटेटिव मेजर्स को और क्या बोलेंगे? हाँ, स्पेसिफिक कंट्रोल मेजर्स। क्योंकि थप्पड़ सिर्फ किसे पड़ा? इसे पड़ा। डांट किसे लगी? इसे लगी। सबको नहीं लगती। ये जनरल मेजर्स नहीं होते, ये स्पेसिफिक मेजर्स होते हैं। जो शैतानी करेगा बैंक, उसी को दादाजी देंगे। चलो, तो ये था पूरा कार्यक्रम। तो पूरा कार्यक्रम अच्छे से समझ आया तो फाइनल थम्स अप भेजो कि ऑल थिंग एवरीथिंग क्लियर, जितनी आज पढ़ी।